हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर ऑन पॉलिटी। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज भी मैं कल जैसे कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, हम सिर्फ समझेंगे व्हाट पॉलिटी इज। बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि आप अगर एक बार समझ गए व्हाट पॉलिटी इज, you can solve the questions related to prelims and the mains examination very easily. But the most important thing right now is you should understand what polity is, how the syllabus of polity is structured, and what you need to study, what kind of temperament you need to have to study this particular subject. I hope I am clear till this part. ठीक है, चलो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज का सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो थोड़ा हम पेस ज्यादा रखेंगे, समझने पे ध्यान देंगे। पहले कि एक पूरा हफ्ते कोई भी सब्जेक्ट हो, समझने पे ध्यान दो कि मुझसे सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। बोलते हैं ना कि इफ यू आर प्रिपेयर्ड ना, यू कैन रन वेरी फास्ट, बट इफ यू डायरेक्टली रन ना, आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं। दैट इज द ट्रुथ। तो दैट इज वाई बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा वार्म अप आप करते रहिए। सो वी विल स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। और आज का जो बेसिकली आज टेड टॉक की जगह आई वुड लाइक टू गिव यू दिस मूवी, फ्रीडम राइटर्स। एक मूवी है, आई थिंक 2007 की है। दिस इज प्रीटी गुड मूवी। ठीक है, तो अगर टाइम मिले और मन हो तो देख लेना, बिकॉज आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि एक टीचर की कहानी है ये बेसिकली, and how he like reforms in how he brings reforms in an education industry, and he is my personal favorite movie character. How many of you know him? Dekh, yeah, so Harvey Specter. So it's going to happen because I'm going to make it happen. So that is one of my personal favorite quotes. So on this note, I would like to start today's lecture. You have to sit back, relax, and let's understand what polity is. According to you, what is polity? I would like to ask all the people who are out there in the online session as well, क्या है polity आपके हिसाब से? जल्दी बताओ मुझे, मतलब ज्यादा पढ़ाना है। सिस्टम चलाने का सिस्टम, वेरी गुड। और बताओ? सेट ऑफ रूल्स, वेरी गुड। और बताओ? ऑन द ऑनलाइन, हाँ, कमेंट कर दो भाई, ऑनलाइन सेशन वाले भी जल्दी जल्दी कमेंट करो। व्हाट इज पॉलिटी? एक चीज याद रखो, पॉलिटी इज अबाउट रनिंग अ कंट्री। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज को चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, ये बताओ। इन जनरल सेंस आपको क्या चाहिए होगा अगर आपको कोई चीज चलानी है तो? ठीक है, वेरी गुड। और? ठीक है, और? सेट ऑफ रूल्स। देखो, एक चीज याद रखना, हमने बचपन से सुना है ये टर्म, नियम कायदे और कानून। ठीक है, आपको कोई भी चीज चलानी हो या किसी भी चीज को हासिल करना हो, अपनी जिंदगी में भी आपको कोई गोल को अचीव करना हो, आपको नियम कायदे कानून चाहिए। और इस देश को जब चलाने की बात आई तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं या जो लीडर्स थे, उन्होंने यही डिसाइड किया कि यार हमारे पास नियम कायदे और कानून होना चाहिए ताकि ये देश अच्छे से चल सके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी इस देश की कहानी है। ठीक है, पॉलिटी इस देश को कैसे चलाना है, इस देश में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, उसको और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। मैंने ये दो टर्म अलग अलग क्यों लिए, मैं बातें नहीं करना चाह रहा हूं आपसे। ऐसे ही हमारी पॉलिटी बनी। पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, फिर हमने ये सोचा यार एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो पा रहा है, तो हमें बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। हमें बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमने फिर अपग्रेड किया। ये बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर हमें लगा नहीं यार, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना शुरू किया, यानी उसको अमेंड करना शुरू किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन और बढ़ता, मतलब बेहतर होता रहे। तो पॉलिटी क्या है? पॉलिटी इस देश को कैसे चलता है, ये देश कैसे इसमें सारी चीजें चलती हैं, कैसे हम तक सर्विसेज पहुंचती हैं, कैसे हम एक एफिशिएंसी बनाए रखते हैं इस देश में। पॉलिटी इज एंटायरली अबाउट दैट थिंग। तो दिस इज नथिंग बट अ स्टोरी ऑफ स्वदेश। ठीक है, अब व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री? आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री? तो ये 3 चीजें चाहिए रहती हैं हमें। अरे ठीक है, नियम
लेजिस्लेशन विच इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पॉलिटी, अभी देखो पॉलिटी में आप 10-15 चीजें पढ़ के आए होगे, प्रेसिडेंट, ये वो फलाना ढिमकाना, सेंटर स्टेट रिलेशन। आई वांट यू टू हैव अ जीरो नॉलेज राइट नाउ। पहले अब आप बिल्कुल स्ट्रक्चर नॉलेज लेना शुरू करो। तो जब पॉलिटी की बात आती है तो वी आर हैविंग द बेसिक नियम, दैट इज द लेजिस्लेशन। ठीक है, कायदे, यानी इन रूल्स को इंप्लीमेंट करवाने वाले। हमने रूल्स तो बना दिया, बट उन रूल्स को लागू कौन कराएगा? तो उन रूल्स को लागू कराते हैं एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, इसलिए मैंने इन मोहतरमा का फोटो यूज किया है। और अगर ये रूल्स ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, कोई इसका पालन नहीं कर रहा है, या रूल्स बनाने वाले गलत हैं, या तो एग्जीक्यूटिव्स गलत हैं, या इनको फॉलो करने वाले हम जैसे आम सिटीजन्स गलत हैं, उस चीज के लिए इस देश की नींव बनी रहे और ये सिस्टम बना रहे, इसलिए जुडिशरी। पॉलिटी इन्हीं तीन लोगों की कहानी है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बट पहले के 3 पिलर्स क्या होते हैं लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, जिन्होंने तैयारी की है उनको भी नहीं पता होता है, और जिन्होंने नहीं किया उनको तो वैसे ही नहीं पता होता है। फोर्थ पिलर तो सबको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पिलर नहीं पता है। तो दीज आर द 3 पिलर्स ऑन विच वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट 80 आवर्स ऑफ आवर कोर्स। इज इट क्लियर टिल नाउ? आई वॉन्ट एवरीवन कि पॉलिटी को आप फील कर रहे हो ना, ये देश चलाना है यार। देश कैसे चलेगा? रूल्स कौन बनाएगा, उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? रूल्स अगर कोई इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है या उसमें गड़बड़ हो रही है तो कौन देख रेख करेगा? तो बस पॉलिटी इन्हीं 3 चीजों की कहानी है। इसके अलावा आप एक भी चीज मेरे सामने ले आओ जो इनमें लाई नहीं करती है। आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मुझे पता चले कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन तीनों में लाई नहीं करती और पॉलिटी में आती है। ठीक है, तो एक देश को चलाने की कहानी आगे। वेरी गुड, ठीक है, यार हो गया। ठीक है, तो सिट बैक रिलैक्स हो गया था। नाउ गेट अप एंड स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन डिस्कशन। तो सबसे पहले अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, ये इंडिया है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है हमें। एडमिनिस्ट्रेशन करना है मुझे। मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं इस एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि फिर हमें एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करना है। अगर मुझे इस देश को एडमिनिस्टर करना है, इसको अच्छे से चलाना है, तो मुझे किन चीजों की जरूरत होगी बताओ? एक नॉर्मल लेवल पे आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, आपके पास एक कंपनी है, इसको आपको चलाना है, आप सीईओ, तो आप क्या करोगे? जल्दी बताओ, सोचो और बताओ। वो सब बात की बात है, सबसे पहला डिसीजन क्या लोगे? आपको पता है आप क्या करोगे? आप सबसे पहले काम डिवाइड करोगे। अगर आपने काम डिवाइड नहीं किया, आपने लोगों को उनकी पावर्स नहीं दी, आप सब काम खुद नहीं कर सकते हो। आप लोग कैसे ढूंढोगे? डिपेंडिंग ऑन कि आपको काम क्या कराना है। तो इसीलिए इस देश को सबसे पहले स्टेट्स में डिवाइड किया गया, ताकि स्टेट्स अपने लेवल पे खुद काम कर सकें और सेंट्रल अपने लेवल पे बड़े एजेंडाज पे काम कर सके। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आप बीइंग द लीडर ऑफ अ कंपनी, आप मार्केटिंग देखोगे, आप बड़े लेवल पे सेल्स देखोगे, लेकिन आप जो छोटे छोटे टास्क हैं उसको डिवाइड कर दोगे। तो सिमिलरली इस कंट्री को पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इज इट क्लियर? अब ध्यान से समझना, क्योंकि यहीं पे कोर कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, और आज हम जो पहला टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो चीज भी यहीं से निकल के आएगी। ठीक है, तो अब यहां से एक्चुअल चीजें स्टार्ट हो रही हैं। नोट्स मैं आपको दे दूंगा, मेरी आदत तो नहीं है नोट्स देने की, ये स्लाइड्स में दे देता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग समझो। तो अब सिंपल सी बात है, जब हम यहां से चालू करते हैं, आप ध्यान से समझना कि चाहिए क्या है। ये देश है, अब मुझे ध्यान से समझना, ये है इंडिया। अब इंडिया को मैंने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इन स्टेट्स को भी मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी मैंने अलग अलग एरियाज बनाए। ठीक है, गांव जिसे बोलते हैं हम। इज इट क्लियर? अब जब रूल बनाने की बात आएगी, तो मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को कि आप अगर टॉप डाउन अप्रोच लोगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो जब रूल्स बनाने की बात आएगी, तो रूल्स किसको बनाने चाहिए बताओ? अगर मैं चाहता हूं कि मेरे एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, तो मुझे रूल्स बनाने चाहिए, या इस एरिया में से किसी को रूल बनाने चाहिए। तो इसीलिए ये तो आपका एक स्ट्रक्चरल डिवीजन है,
इसके अलावा इंडिया को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब होता है वो ध्यान से समझो। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एरिया होता है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यहां से एक लीडर निकल के आता है। अभी हम सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे हैं। इस लीडर को हम बोलते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे जाओ और रूल्स बनाओ। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां से एक लीडर निकलेगा और जाके बैठेगा कहां? रूल्स मेकिंग बॉडी पे, कि तुम हमारी बातें वहां तक पहुंचाना। तो अब हर इंडिया के हर पार्ट में से जितनी भी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में? 5। कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 545, 552 कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बताओ? ऑनलाइन वाले बच्चे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब समझ में आया ना? हम सारी चीजें समझेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, इंडिया को चलाने का तरीका, इंडिया कैसे चलता है, रूल्स कैसे बनते हैं, एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं। तो इसीलिए अभी हम रूल समझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है उससे अभी हमें मतलब नहीं है। हम ये जानते हैं इंडिया के हर कोने में जितनी, पूरे इंडिया को अगर मैंने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है तो हर जगह से निकल के कुछ गुच्छा आएगा लोगों का। ठीक है, और वो गुच्छा जाके कहां बैठेगा? पार्लियामेंट में। वो गुच्छा जाके कहां बैठेगा? पार्लियामेंट में। उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? लेकिन ये पार्लियामेंट की कौन सी बिल्डिंग में बैठेंगे? ये लोकसभा में बैठेंगे। लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा क्या मतलब है? एक्चुअली लोगों की सभा। लोगों की सभा का क्या मतलब है? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर निकल के आ रहा है जो वहां के एरिया के लोगों की बातें रूल मेकिंग बॉडी को पहुंचा रहा है कि नहीं नहीं, हमारे एरिया में तो ये चीज की जरूरत है, हमारे एरिया में तो इस स्कीम की जरूरत है, हमारे एरिया में तो इन चीजों की जरूरत है। तो इसीलिए यहां से निकल के लोग आते हैं, रूल मेकिंग बॉडी में बैठते हैं। दूसरा, अब मैंने आपको एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनाया था, आपने टास्क डेलीगेट किए, तो ये पूरी चीज क्या है बताओ? इसका क्या मतलब है? ये जो एक स्क्वायर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बताओ भाई, ये पूरा इंडिया है, ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां के लोगों की बात तो सुन ली, यहां के लोगों की बात तो जो लोकसभा में बैठे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन इस स्टेट के लोगों की, स्टेट की बात कौन सुनेगा? स्टेट बोलेगा भाई मेरे अंदर लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम आपने समझ ली, लेकिन एज अ स्टेट मेरे पास पैसा है कि नहीं, मैं कुछ डेवलपमेंट करना चाहता हूं कि नहीं। तो इस स्टेट की भी कुछ दिक्कतें होती हैं, उस स्टेट की बातें कहां सुनी जाएंगी? स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर तो इसके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन है। इंडिया लेवल का जो रूल है, इंडिया लेवल का जो रूल है, इंडिया लेवल पे जो रूल्स बन रहे हैं, तो कैसी जाएगी? तो यहां से कुछ लोग सिलेक्ट होके यहां पे जाते हैं, उनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, बट वो राज्यसभा में रहते हैं। तो दोनों का मतलब समझ में आया? राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, राज्यों के जो इंटरेस्ट है उनके बारे में डिस्कशन होगा। लोकसभा मतलब लोगों की सभा। इज इट क्लियर? तो जो रूल मेकिंग बॉडी है सेंट्रल लेवल पे वो पार्लियामेंट होती है, उसमें लोग इलेक्ट होके कैसे जाते हैं ये हमने देखा। अभी इसको हम और डिटेल में पार्लियामेंट पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे। बट हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग इज दिस, दैट इज रूल बनाने वाली बॉडी सिलेक्ट हो गई। अब एक चीज क्लियरली समझो, अभी हम स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स की बात हम बाद में करेंगे, हम अभी इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में रूल्स बन गए, रूल्स बन गए, तो सबसे पहले क्या हुआ समझो। सबसे पहले जब इंडिया आजाद होने वाला था तो इंडिया ने डिमांड ही किया था कि हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब आप लोग समझ रहे हो, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो आप लोगों ने 10 बार सुना होगा, बट इसका मतलब क्या था? कि हमें आजादी चाहिए कि हम अपने रूल्स खुद बना सकें, हम अपने रूल्स खुद बना सकें। इज इट क्लियर? उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ रूल बुक। इज इट क्लियर? अब क्या होता है, इस रूल बुक को अप्लाई करने के लिए एक टीम बनती है। ठीक है, इस रूल बुक को अप्लाई करने के लिए एक टीम बनती है, उस टीम को हमने बोला एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स।
अब ये एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं ये समझो। अब मैं इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट समझा रहा हूं, कुछ नहीं लिखना है, बस समझो अभी कि हो क्या रहा है। तो देखो क्या सिंपल सी बात है, इंडिया में क्या होता है, ये हमारा इंडिया है, क्योंकि यहां से हमारा पहला टॉपिक भी शुरू हो जाएगा। इंडिया को मैंने अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया और यहां से निकल के लोग पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा, ठीक है। इन्होंने, इसमें कुछ लोग हैं, इसमें कुछ लोग हैं और इसमें भी कुछ लोग हैं। कितने लोग हैं वो सब हम पार्लियामेंट वाले लेक्चर में देखेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। अब इन्हीं में से निकल के, ध्यान से समझना, ये अपनी अपनी जगह के लीडर्स हैं, अपनी अपनी जगह के लीडर्स हैं। इन्हीं में से निकल के एक इंडिया का लीडर आता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इन्हीं लोगों में से अपनी एक टीम बनाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। हम और डिटेल में बहुत जाके बात करेंगे, अभी सिर्फ हल्के लेवल पे हम समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब इस टीम की जिम्मेदारी क्या है, इस टीम की जिम्मेदारी क्या है बताओ, क्यों बनाई जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? जल्दी बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्यों बनाई जाती है? बिल्कुल गलत, 200% गलत। और देखो यहां पर क्या होता है, इन रूल्स को तो यहां पे बनाया गया है, नियम तो हम पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके बनाते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस रूल मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं किया है, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किया है। लेकिन इन्होंने इतना गहरा डिस्कशन सुना है इस बिल पे या इन नियमों पे कि अब इनमें से ही कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम लोग जाओ और इसको इंप्लीमेंट करो। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैंने अलग अलग मिनिस्टर गोले में से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर जो लेजिस्लेशन बॉडी है, इनका लीडर कौन था? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब ये यहां जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या हर चीज कर सकता है? नहीं। तो इसीलिए जब ये इंप्लीमेंटेशन फेज में जाते हैं, इन रूल्स को लागू करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक लीडर की जरूरत होती है। ये लीडर होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये लोग कौन है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो ये मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब ये लोग यहां से निकल के जाते हैं और यहां पे जाके इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये खुद ही जाके इंप्लीमेंट करेंगे क्या? नहीं। तो इनको लगते हैं एग्जीक्यूटिव्स। कौन से एग्जीक्यूटिव्स? सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स। ये लोग कौन से एग्जीक्यूटिव्स हैं? इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स में कौन आते हैं? आपके सिविल सर्वेंट्स, और भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट से लेके एक ग्रेड 4 तक का जो इंसान है, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देश को चलाने के लिए हमने रूल्स यहां बनाए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक 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 स्ट्रक्चर हमने बना के रखा है। और अब अगर यहां पर गड़बड़ कहां हो सकती है वो बताओ भाई। देखो जब ये रूल्स इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे तुमने रूल्स गलत बनाए हैं, ये लोग बोलेंगे तुम इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। जिसपे ये लागू हो रहा है, पीपल ऑफ इंडिया या कोई, इंडिया नहीं, एक नॉर्मल कोई भी कंट्री, वो बोलेगी तुमने रूल्स गलत बनाए, तुमने हमारे से ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब दिक्कत क्या होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं इस देश में, डिसेबल लोगों के लिए, एल्डरली लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि इसने बनाई हैं, जो कि इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे ये लोग, उस एल्डरली तक पहुंच नहीं पा रही। अल्टीमेटली पीपल सफर करते हैं और फिर वो डिमांड जस्टिस के लिए कहां जाते हैं? जुडिशरी के पास। जुडिशरी के पास, जुडिशरी में भी, जुडिशरी ने, इंडिया में जुडिशरी को एक बताया गया है, ठीक है। हमारे यहां एक जुडिशरी है, ठीक है। जैसे यूएस में आप जाओगे तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पावर अलग होती है, हर स्टेट के कोर्ट की पावर अलग होती है। तो यूएस में जो कोर्ट या जुडिशरी सिस्टम है, वो एक दूसरे के
बोलते हैं ना कि वर्किंग अरीना में नहीं आते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा, देखो हर स्टेट के पास हाई कोर्ट है, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटरलिंक्ड है। हाई कोर्ट में अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वेराज यूएस में ऐसा नहीं होता। वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर यहां के कोर्ट ने आपको सजा सुनाई है तो आपको वो झेलना ही पड़ेगा, आप किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। सो दैट इज वाई जुडिशरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक पावर या एक, बोलते हैं ना, एक का दर्जा दिया है। सो दैट इज वाई जुडिशरी मतलब सबसे बड़े लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर स्टेट्स लेवल पे हाई कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, गांव के लेवल पे ग्राम न्यायालय होते हैं, ग्राम न्यायालय होते हैं। तो अब अगर आप किसी गांव में हो, आपको लगता है कि यार मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे। आपको यहां न्याय नहीं मिला तो आप यहां जाओगे, यहां नहीं मिला तो यहां जाओगे, यहां नहीं मिला तो फिर यहां जाओगे। क्या होते हैं उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो अलग बात है, लेकिन एक देश को चलाने के लिए क्या इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है? आप बता दो, इससे ज्यादा किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दो, खुद सोच के बताओ। एक देश को चलाने के लिए हमने पार्लियामेंट में बैठ के रूल्स बना लिए, ठीक है, हमने एक अच्छी एग्जीक्यूटिव टीम खड़ी कर दी जो उन रूल्स को इंप्लीमेंट करेगी, और कहीं पे भी गड़बड़ हो रही है, अगर यहां पर भी है यहां पर भी है, अगर कहीं भी गड़बड़ हो रही है, मतलब यहां इन लोगों को इससे दिक्कत है तो भी जुडिशरी आएगा, इन लोगों को इससे दिक्कत है तो भी जुडिशरी आएगा, लोगों को इनसे दिक्कत है तो भी जुडिशरी आएगा, लोगों को पार्लियामेंट से दिक्कत है तो भी जुडिशरी आएगा। लेकिन लोगों को पार्लियामेंट से दिक्कत नहीं होती है, क्यों? क्यों नहीं होती है? क्योंकि डायरेक्टली लोग जो है ना वो इस टीम के साथ डील करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स के साथ डील करते हैं। अब आपको आपस में भी कोई दिक्कत है, पार्लियामेंट पीपल को आपस में भी कोई दिक्कत है, तो भी वो यहां पे जा सकते हैं। दिक्कत क्यों होगी बताओ? आप मेरे घर के बाजू में बहुत तेज डीजे बजा रहे हो, दिक्कत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी रूल सेट ऑफ रूल्स के अंदर आता है ना, इससे ज्यादा नहीं बजा सकते, तभी तो मतलब कोई पुलिस एक्शन लेगी, आपका केस बनेगा। तो आपस में भी इतने तगड़े रूल्स बनाए गए हैं कि इन लोगों के बीच में भी अगर आपस में विवाद हो तो भी वो इस जुडिशरी के पास जा सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए एक देश चलाने के लिए। आप बोलोगे सर पैसा चाहिए, पैसा है ना, यहां पे रूल बनेगा पैसे को लेके, बजट बनता है, यहां पर 10 चीजें बनती हैं, वो इंप्लीमेंट करने के लिए यहां फाइनेंस मिनिस्ट्री। आप बोलोगे सर देश चलाने के लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, हमें लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, बता रहा ना, यहां पे रूल बनेगा, यहां होम मिनिस्ट्री उसको इंप्लीमेंट करेगी। इस देश को जो भी चलाने के लिए जरूरत है, जो भी रूल्स की जरूरत है, वो पार्लियामेंट में बन रहा है, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बैलेंस करने के लिए जुडिशरी है। क्या यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताओ भाई? ऑनलाइन बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए पॉलिटी में, आप बताओ मुझे सिलेबस। ना आपने सिलेबस, मैं नहीं चाहता कि आप सिलेबस रिकॉल करो या जो सब्जेक्ट आपने रिकॉल पढ़े हैं वो रिकॉल करो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स ये बताओ कि किस चीज की जरूरत है हमें। देखो एक और चीज बता देता हूं मैं, उसके बाद बताना। अब इतने बड़ी इंडिया के रूल्स क्या एक जगह बन सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। इंडिया लेवल पे जो बड़ी स्कीम है उनके लिए हमने अपना आदमी वहां बैठा दिया है लोकसभा में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस एरिया की जरूरत है, ठीक है, तो इसी एरिया में बने और खत्म हो जाए। तो इंडिया को जब हमने स्टेट्स में डिवाइड किया तो उसका मकसद ही यह था कि ये जो एक एरिया है, जो एक स्टेट है, वो भी अपने खुद के रूल्स बना सके। थोड़े बहुत सेंट्रल लेवल पे तो बन रहे हैं, दैट इज डिफरेंट, वो खुद के रूल्स बना सके, उनको इंप्लीमेंट करा सके स्टेट एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी से। स्टेट जुडिशरी नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि जुडिशरी एक ही है इंडिया में, और जुडिशरी से उसको अगर किसी को आपस में दिक्कत है तो जुडिशरी उस चीज को सॉल्व कर सके। इज इट क्लियर? अब ये था एक तरीके से, यहां तक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पहले से पता था। अब लोग बढ़ते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई, और दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये अपने, अब इंडिया एक मतलब एक जगह रूल्स नहीं बन सकते इंडिया के। तमिलनाडु के रूल्स आप हर रूल नहीं बना सकते, जो सेंट्रल लेवल पे रूल है आप वो दिल्ली में बैठ के बना सकते हो, लेकिन यहाँ की डिमांड जो है वो तमिलनाडु के लोग उस एरिया में रह के ही समझते हैं। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो वहां के लिए रूल्स बनाती है। अब क्या हुआ, ये स्टेट आपस में इतनी बड़ी हो गई कि बोला गया कि यार यहाँ पे जो बचा हुआ एक गांव है ना, उसके लिए भोपाल में बैठ के रूल नहीं बन सकता। अगर कोई गांव है शहडोल के पास, तो वहां पे जो रूल्स लगने हैं वो वहां के लोग समझते हैं, वहां की डिमांड जो है, वहां की जो
रिक्वायरमेंट है वो वहीं के लोग समझते हैं। इसी बेसिस पे तो स्टेट्स को पावर मिली थी ना रूल बनाने की। तो इसके बाद ग्राम पंचायत को ये पावर मिल गई कि वो वहां के लिए रूल्स बना सके, एग्जीक्यूटिव्स होंगे वहां के लिए, और वहां के लिए जुडिशरी होगी। ताकि अब इंडिया क्या है, इंडिया बहुत सारे गांव से बना है, हर गांव अपने अपने लिए रूल बना रहा है। उसके बाद स्टेट लेवल पे या गांव, देखो एक एरिया, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है। रूरल एरिया मतलब गांव, अर्बन एरिया मतलब म्यूनिसिपैलिटीज, ऐसा समझ लो। तो एक डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग्राम पंचायत जो है वो रूल बना रही है, और यहां पर म्यूनिसिपैलिटीज जो है वो रूल्स बना रही है, उसको इंप्लीमेंट कर रही है, और जुडिशरी है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट की है। ऐसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो हर डिस्ट्रिक्ट अपने अपने आप को मैनेज कर रहा है। इसके बाद जब सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ लोगे तो एक स्टेट आ जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स को खुद फुलफिल कर रहा है, हर गांव अपनी लोकल रिक्वायरमेंट को खुद फुलफिल कर रहा है। स्टेट, अगर मैं स्टेट के लेवल पे बात करूं तो स्टेट एज अ स्टेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, और जो भी चीज सेंट्रल लेवल पे इन सब के लिए बननी चाहिए सारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसे ही हर स्टेट अपने अपने आप को मैनेज करेगी, और इंडिया लेवल पे जो इंडियन गवर्नमेंट होगी वो इंडिया लेवल पे रूल्स बनाएगी, ताकि हर स्टेट में एक इक्वालिटी आ सके। और इंडिया में जो सबसे पहली स्टेटमेंट है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब ही है कि हर स्टेट जो है वो इंडिया के अंदर आती है, तो इंडिया को कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन रिलेशन है, तो क्या हर स्टेट फॉरेन से बात कर सकती है? अगर मैं बात करूं यूएस के साथ कोई डील करनी है, तो क्या हर स्टेट कर सकती है? स्टेट करती है, विद परमिशन करती है, लेकिन मेनली इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं वो इंडिया के नाम से जाते हैं। मध्य प्रदेश या कोई और स्टेट नहीं करती है। कम्युनिकेशन सेंटर के पास है, डिफेंस सेंटर के पास है। इज इट क्लियर? तो अब हम देखेंगे किन चीजों पे रूल स्टेट बना सकती है, किन चीजों पे रूल सेंटर बना सकती है। बट पॉलिटी का मतलब और एक स्ट्रक्चर वे में चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो भाई। क्योंकि इसके बाद सिलेबस डिस्कशन, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में घुसना है फटाफट। कितना बज गया, कितनी देर हो गई है? आधे घंटे हुए ना, ठीक है, 10 मिनट और डिस्कस करेंगे। बताओ भाई क्या पढ़ना जरूरी है? अरे यार तुम लोग इतना बोला, समझ में आया नहीं आया, कुछ घुसा कि नहीं आया, क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली भाई? तो अब बताओ कि क्या पढ़ना जरूरी है। स्ट्रक्चर वे में बताओ, रूल्स में बताओ सबसे पहले। देखो मैं बता, मतलब मैं लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले क्या, बोलो बोलो। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर क्या, पार्लियामेंट बोल रहे हो ना? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये रूल मेकिंग बॉडी है। पार्लियामेंट के अंदर क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स, ये सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं एग्जीक्यूटिव्स की बात करूं तो क्या पढ़ना जरूरी है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, और कौन होता है एग्जीक्यूटिव, जल्दी बताओ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें मैं पीएम भी लिख देता हूं, क्योंकि पीएम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लीडर होते हैं। ठीक है, और बताओ। ठीक है, पार्लियामेंट है तो यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर लिख दें हम। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए रूल्स बनाता है। ठीक है, उसके अलावा हम 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट भी लिख देते हैं। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये पंचायत के लिए आया था, तो पंचायत कैसे रूल बनाती है, क्या पावर होती है, तो वो हमें पढ़ना जरूरी है। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज क्या म्यूनिसिपैलिटीज क्या रूल्स बनाती है, कैसे इंप्लीमेंट करती है, वो हमें पढ़ना जरूरी है। ऑब्वियसली कानून में क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पढ़ना जरूरी है हमारा। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, अदर कोर्ट्स लिख देते हैं, अब बहुत सारे अदर कोर्ट्स होते हैं, अदर कोर्ट्स। ठीक है, ये चीज हो गई। लेकिन इन सब के पहले एक बेसिक चीज आई थी, या बेसिक जो सबसे पहली रूल बुक थी, तो उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना, जो सबसे पहली रूल बुक बनी थी यानी कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज इट क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या रूल्स दिए हैं, कैसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन? इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के बेसिस पे लगातार बदलता गया है, तो हमें अमेंडमेंट्स पढ़ना जरूरी है कि नहीं? अमेंडमेंट्स पढ़ना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक मैं यहां पे और डालना चाहूंगा, अब सेंटर है, स्टेट है, सब अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं।
इनके बीच का रिलेशन भी तो हमें पता होना चाहिए, क्या व्यवहार है। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास पावर है, कहीं ना कहीं तो विवाद आएगा ना यार। मैं भी रूल बना सकता हूं, तुम भी रूल बना सकती हो, तो मैं अपने हिसाब से रूल बनाने की कोशिश करूंगा, तो अपने हिसाब से रूल बनाने की कोशिश करोगी। और ये देश ऐसा है कि जरूरी नहीं हर चीज लिखी हुई हो। सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए कि कई बार इतनी, कई क्या 90% ऑफ द केसेस में कुछ नया उभर के आता है कि जो पहले कभी हुआ नहीं था। तो तुम भी सही हो अपनी जगह, मैं भी सही हूं अपनी जगह, फिर जब विवाद होता है तो जुडिशरी आता है। तो इसीलिए सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हमें जानना जरूरी है। सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में हमें जानना जरूरी है। इज इट क्लियर? इसके बाद दो स्टेट्स आपस में भी तो भिड़ सकते हैं, पानी को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, किसी भी चीज को लेके। तो स्टेट स्टेट रिलेशंस को भी हमें समझना जरूरी है, तभी तो इस देश को हम चला पाएंगे। स्टेट स्टेट रिलेशंस को भी समझना जरूरी है। क्या यहां तक समझ में आया? आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसमें अमेंडमेंट्स पढ़े। इसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि जब ये चीज ढंग से नहीं हो पा रही है, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर के बीच में दिक्कत होती है, तो क्या होता है बताओ? अगर एग्जीक्यूटिव ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का केस आप ले लो। अभी वेस्ट बंगाल में जो वहां की सरकार है और जो सेंटर की सरकार है, उनके में नोकझोंक चल रही है, क्लैशेस चल रही है। ठीक है, अब सेंटर स्टेट रिलेशन कभी खराब हो गए तो क्या हो जाता है? प्रेसिडेंट क्या होता है? तो प्रेसिडेंट रूल होता है, या फिर उसको जनरल नाम हम दे देते हैं इमरजेंसी। नेशनल हो, स्टेट हो, वो सब हम बाद में देखेंगे। बट जब भी देश का बेसिक स्ट्रक्चर जिसपे देश काम कर रहा है वो अगर गड़बड़ा गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। बस अगर ये चीज खराब हो गई तो। नॉर्मल हमने यहां तक क्लियर किया, जल्दी बताओ, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं? यार एक सेकेंड, किसी जो लोगों, आप लोगों को डाउट हो वो बता दो यार, एक सेकेंड, आई जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। तुम लोगों को भी कोई डाउट हो तो पूछो। ये चीज आ गई, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं? कोई सिलेबस में अभी तक दिक्कत लगी आप लोगों को? क्लियरली समझ में आया? अब देखो क्या होता है, मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से भी मैं कर लेता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, अब प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो सब हम देखेंगे। यहां तक ये चीज समझ में आई। अब इसमें हमें एक स्पेशल कैटेगरी करनी है, जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आई है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। वो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट, जैसे केशव नंद भारती केस 1973 आप लोगों को रटा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जिसको नहीं भी पता है वो घबराए नहीं, आपको भी आप भी रट लोगे, वो एक ही केस याद रहेगा आपको बस। ठीक है, सो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है वो भी हमें पढ़ना है। तो हमारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की एक क्लास होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। अब एक और मेन चीज पे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक क्लियर था, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद सिलेबस थोड़ा सा और डिटेल में, ये तो ऊपर ऊपर से इंडिया को चलाने का तरीका है, लेकिन जब आप एक्चुअली चलाने पे आते हो तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं। उसमें से एक टर्म है फंडामेंटल राइट्स। तो अब होता क्या है, हम रूल्स क्यों बना रहे हैं? आप बताओ, हम रूल्स क्यों बना रहे हैं? इस देश को अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन क्या हम अच्छे से, तो हिटलर भी चलाता था भाई जर्मनी को, लेकिन वहां के लोगों के रूल्स नहीं, वहां के लोगों के पास कुछ फ्रीडम नहीं थी। नॉर्थ कोरिया, आपको क्या लगता है नॉर्थ कोरिया कैसा चलता है? मतलब नॉर्थ कोरिया क्या सही नहीं चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई, नॉर्थ कोरिया में कोई दिक्कत नहीं, वहां के लोग खुश हैं। लेकिन क्या वहां के लोगों के पास हक हैं जो उनके पास होने चाहिए? एक डेमोक्रेसी या एक, देखो फंडामेंटल राइट्स का मतलब, फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है बताओ? व्हाई डू यू थिंक फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल? जल्दी बताओ। अरे यार, बिकॉज दे आर फंडामेंटल इन द मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। आप उसको पैसा दे सकते हो। मैं बोल रहा हूं मैं डिक्टेटर हूं, मैं तुम सबको लाख लाख रुपए दूंगा, तुम लोग मुंह बंद करके बैठोगे, जब मैं बोलूंगा तब सोओगे, जब मैं बोलूंगा, जो मैं बोलूंगा वो तुम रिपीट करोगे। तो अल्टीमेटली
आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा। आपको खाने को मिलेगा, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वही तो एंड गोल हमारा ये नहीं है। एंड गोल हमारा हैप्पीनेस है। और दैट इज द रीजन कि नॉर्थ कोरिया में आप डिप्रेशन के केसेस आप एक बार जाके देखना, एक स्टडी हुई थी वहां पे, वैसे तो आप नहीं कर सकते कोई रिसर्च, लेकिन एक स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से वहां पे डिप्रेशन के केसेस बहुत है। क्यों है? क्योंकि वहां के लोग खुश नहीं है, पैसा है लेकिन खुश नहीं है। सो दैट इज वाई फंडामेंटल राइट, ये यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आपको फंडामेंटल राइट्स देने हैं, फंडामेंटल राइट्स। आप देखो, ये इतनी बढ़िया चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का दिमाग देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का दिमाग देखो कि मैंने लोगों को में से लीडर्स चुने हैं और उनको रूल मेकिंग बॉडी में बैठाया है, लेकिन उनको यह पावर नहीं दी है कि तुम अपने मन से कोई भी रूल बना दो, तुम इन चीजों का ध्यान रख के रूल बनाओगे। That is the beauty of Indian Constitution. Fundamental rights is restricting the rule making ability of people. आप कुछ भी रूल नहीं बना सकते हो कि नहीं आज से सैलरी सबकी 50-50 लाख, आप नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे फंडामेंटल राइट ब्रेक होगा किसी ना किसी का। आप बोलते हैं ना कि अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर रिलीजन में कुछ बेसिक रूल्स हैं वो सेम रहेंगे, जैसे ट्रिपल तलाक आप लोगों ने सुना होगा। बट ये चीज बनाई जा सकती है क्या? ये चीज बनाई, जैसे हिंदू मैरिज लॉ एक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एक्ट है, इसके ऊपर रूल बनाया जा सकता है इन पार्लियामेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब क्या होगा, क्या वो रूल सही है? सही गलत कुछ नहीं होता रूल में। रूल होता है बेसिकली टू एनफोर्स समथिंग सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन चले। बट वहां पर जाने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये रूल किसी ना किसी का फंडामेंटल राइट या बेसिक, बोलते हैं ना कि बेसिक लिविंग पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके मेंटल फिजिकल स्टेटस पे इफेक्ट कर रहा है, तो आप वो रूल नहीं बना सकते। यही रीजन होते हैं कि बहुत सारे रूल्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मांगा कुछ नहीं था आपसे, लेकिन बाद में इस चीज की जरूरत पड़ी कि नहीं, आपके लिए सरकार कर रही है, आपके लिए रूल बना रही है, आपका ध्यान रखा जा रहा है, तो आपको भी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। उन जिम्मेदारियों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ में आया? फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन ये बाद में 1976 में ऐड हुई थी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नहीं मांगा था आपसे कुछ, बाद में आई है ये चीज। इसके अलावा जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो क्या हर बच्चे को पढ़ाना सरकार का मतलब बच्चे का फंडामेंटल राइट है ये कि पढ़ना, एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट है? सरकार, क्या सरकार को पढ़ाना चाहिए बच्चे को? हर बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी क्या सरकार की है? तो भाई यहां पे तो दिक्कत आ गई। फंडामेंटल राइट है मेरा पढ़ना, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? बताओ भाई, मेरा एक बच्चे का फंडामेंटल राइट है पढ़ना, लेकिन सरकार फ्री एजुकेशन तो नहीं दे रही है, इवन सरकारी स्कूलों में भी पैसा लगता है। तो क्या है ये, कौन सा सिनेरियो है? क्योंकि यहां पे फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन सरकार चाह के भी नहीं कर सकती क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो ये कौन सा केस है? इस केस को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, बोलो भाई। वेरी गुड। तीसरा केस, तीसरी चीज होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये एक अलग कैटेगरी का हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने यहां पर डिस्कस किया था सिलेबस जो हमें पढ़ना है ऑन इंडिया लेवल, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जूम इन करोगे ना, ये सब सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। जितने भी रूल्स हम पढ़ने वाले हैं ना, रूल बुक में लिखा है। रूल बुक में अगर ये रूल नहीं लिखे हुए तो क्या मतलब हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम डिग डीप कर रहे हैं, इसलिए हमें पता चला। तो डीपीएसपी, डीपीएसपी वो चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चाहते हैं सरकार अपने सिटीजन्स को दे, लेकिन पैसा ना होने की वजह से नहीं दे पा रही। तो इसीलिए एक स्पेशल कैटेगरी में उनको डाला गया डीपीएसपी, कि यार पैसा हो तो कर देना और नहीं हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो कई स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने डीपीएसपी के तहत अपने खुद के फाइनेंसेस से फ्री एजुकेशन डाली, ठीक है, फ्री बस सर्विस टू वुमेन दी, ठीक है, फ्री एजुकेशन टू बीपीएल पीपल दी, फ्री भोजन दिया। तो ये सब डीपीएसपी का पार्ट होता है। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन, कोई देखो, सरकार चाहती है पढ़ाना, लेकिन सरकार मजबूर नहीं है आपको पढ़ाने के लिए।
पैसा होगा तो कर देगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। लेकिन डीपीएसपी को इलेक्शन या फिर पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है। जैसे ही इलेक्शंस पास में आएंगे तो चीजें फ्री में दी जाने लगेंगी। सो दैट इज व्हाई डीपीएसपी का गलत इस्तेमाल है। हम केस देखेंगे बाद में, बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे, अभी तो हम सिर्फ सिलेबस समझ रहे हैं। तो ये तीनों पैरामीटर समझ में आई कि नहीं आई, ये तीन चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इज इट क्लियर? इसके बाद, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद जब मैं देश की बात करता हूं तो हमें बाकी देशों से भी तो कंपैरिजन देखना है, हमारा सिस्टम कैसा है, ओवरऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसा है। तो इसीलिए दो टॉपिक आपके यहां पर आएंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और आपको पढ़ना ये है, लेकिन हम दूसरे फॉर्म्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे, जो कि होता है प्रेसिडेंशियल। यही आज का हमारा टॉपिक है, यहीं से हम चालू करेंगे, ठीक है। दूसरा है, हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करेंगे। हमारे यहां जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वर्सेस दूसरी कई कंट्रीज में यूनिटरी है, तो वो भी हम देखेंगे। ये कंपैरिजन है टूवर्ड एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज की, हम क्या हैं और दूसरी कंट्रीज क्या है, और हमने ये क्यों अपनाया, क्या बेहतर है, हम वो क्यों नहीं अपना सकते। ये सारी चीजें हमें पढ़ना जरूरी है। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ये कंपैरिजन वाला पार्ट पढ़ना है हमें। यहां तक समझ में आ गया? स्टेट, इंटर स्टेट, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अब यहां पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं यार, ये मैं बताऊं आपको, इसमें आप सिलेबस में आपको दे दूंगा, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद स्टेट लेवल पे बात करोगे तो गवर्नर, ठीक है। उसके बाद पीएम स्लैश सीएम हो गया, यहाँ पे स्टेट लेवल पे सीएम आ जाएंगे। तो ये सारे लोगों के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। ऑब्वियसली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट मैंने लिख दिया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप समझ गए। अब ये बताओ, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, ठीक है, मैं शुरू से बता रहा हूं जो एक्चुअल सिलेबस है पॉलिटी का। आप खुद लाई कर सकते हो, खुद डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी चीज कहां लाई करेगी। मेजर जो पार्ट्स हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। कहां गया ये? तो फटाफट सिलेबस हम कवर अप कर लेते हैं। सिलेबस समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाली प्रोसेस में आएगा। इज इट क्लियर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था ना उसमें आएगी। यूनियन एग्जीक्यूटिव आप लोग समझते हो, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट आप समझते हो अब कि क्यों पढ़ना जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस एंड डीपीएसपी आप समझते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब समझते हो। सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम समझते हो। क्या प्रीलिम्स के सिलेबस में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? बोर तो नहीं हो रहे भाई? बता दो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट भाई तुम लोग भी तो नहीं हो रहे बोर? आई होप दैट टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर। देखो सिलेबस समझना ना, आप में से कई लोगों को लगेगा सर ये तो लिखा हुआ है आपने क्यों समझाया, बट एक बोलते हैं ना, एक पैकेजिंग है ये। आप लोग लॉन्च हो रहे हो ना अगर पॉलिटी के लिए, तो ये नहीं कि ऊपर जाके बिखर जाओ, आपको टाइटली रैप करना बहुत जरूरी है मेरे लिए। सो दैट इज वाई अब आप पॉलिटी समझते हो, इंडिया का सिस्टम समझते हो, क्या पढ़ना है पॉलिटी में वो समझते हो, एंड यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट कि क्यों वो चीज पढ़ना जरूरी है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एमपी की पॉलिटी का सिलेबस देखते हैं। ऑब्वियसली कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एमपी में कैसा है, गवर्नर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, हाईकोर्ट क्या होता है। इसके बाद एमपी में ही आप एमपी के गांव के बारे में पढ़ोगे। 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, जो मैंने 73rd अमेंडमेंट एक्ट लिखा था, दैट इज नथिंग बट ये वाले एरिया में आएगा। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 74th अमेंडमेंट एक्ट, यानी म्यूनिसिपैलिटीज बोल दिया था मैंने। तो एमपी का सिलेबस भी क्लियर है। प्रीलिम्स का इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी आपने देख लिया। अब मेंस देखते हैं। मेंस का सिलेबस है आपके पेपर 2 का पार्ट ए है, यूनिट 1, फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि पढ़ने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें क्लियर हैं। कंसेप्चुअल एलिमेंट्स में फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये भी आपने कवर कर लिया। फेडरलिज्म में मैंने यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर देखा था, वो हम यहां इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट रिलेशंस हमने पढ़ लिए है, वहां पे मैंने सिलेबस में लिखा था। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत एंड पीआईएल, ये सब जुडिशरी का पार्ट है। मैंने लिखा नहीं है अलग से, बट ये सब जुडिशरी का ही पार्ट है। सेकेंड यूनिट पे आएंगे हम,
तो हमें कुछ बॉडीज के बारे में, तो एग्जीक्यूटिव्स में भी, अब एग्जीक्यूटिव्स में आप आओगे तो इलेक्शन कमीशन एक अंदर एक बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, ये सब तो देख लोगे यार, ये तो क्या ही है। यहां पे हमें पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, ये भी आप, ये किसका पार्ट है, लेजिस्लेशन का पार्ट है, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही तो लीडर्स, जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स आ रहे हैं, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा कि यार मैंने जिन लोगों को रूल बनाने के लिए रखा है, उन लोगों के आने में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, क्या रोल होता है सोसाइटी का, क्या पैसा इलेक्शंस को ड्राइव कर सकता है, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। बट ये क्यों पढ़ना है, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद तीसरी यूनिट है मेंस की, तीन ही यूनिट है मेंस में, ये आप समझ गए हो, मेंस में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है। यहां पर सिंपल है, कुछ नहीं है, बॉडीज है, ठीक है, हर, अब वही है ना, एग्जीक्यूटिव्स है, एग्जीक्यूटिव्स इंप्लीमेंट करेंगे, तो इंप्लीमेंट करने के लिए होम मिनिस्ट्री के अंदर भी हजारों बॉडी होंगी, जो उनके अंदर भी बहुत सारी बॉडी होंगी, तो ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसके बाद फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ भी, मतलब यार ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कम्युनिटी बेस्ड, रोल ऑफ मीडिया एंड प्रॉब्लम्स, तो सिलेबस यहां पे खत्म हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत सिलेबस में, हमने इस पूरे चीज को एग्जाम ओरिजिनल के परस्पेक्टिव से 33 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं चाहूंगा आप हर टॉपिक पे 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2 से 5 आंसर्स लिखो और वीकेंड पे रिवाइज करो, ठीक है। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है। आप इन टॉपिक्स पे अगर स्ट्रांग हो जाते हो, तो पहली बात तो आप इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर सकते हो खुद को कि यार मैं इन टॉपिक्स में मुझे बनता है नहीं बनता है, या कौन सा टॉपिक नहीं बनता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पॉलिटी नहीं बनती, आप अपने आप को एक एक टॉपिक पे मजबूत करने की कोशिश करो। बोलते हैं ना कि मतलब आपकी अगर पॉलिटी की चेन में हर लिंक मजबूत हो गई ना, तो आपकी पूरी चेन मजबूत हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, उनको पूरा पॉलिटी वीक लगता है, पूरा हिस्ट्री वीक लगता है, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ टॉपिक्स में वीक होते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट, ये आप लोगों को शायद ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा, आपको जब स्लाइड्स मिलेंगी तो दिख जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता यार, कमीशंस पॉलिटी का पार्ट है, बट कमीशंस पढ़ना बहुत जरूरी है। पॉलिटी के अंदर रहेगा ना, तो आप पॉलिटी की तरह पढ़ोगे। कमीशंस अलग से आया तो आपने उसको वेटेज देना शुरू किया। नाउ आप लोग जब पोस्टेड हो गए ना, तो इन्हीं कमीशंस में ही तो पोस्टेड होते हो आप लोग। आपको पता है जो लीडर्स होते हैं इन कमीशन के, वो कहीं ना कहीं स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, नेशनल सिविल सर्विसेज से आते हैं। सो दैट इज वाई पूरी पॉलिटी एक तरफ है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप लोगों की बात की जाए, तो आप लोगों को कमीशन और एग्जीक्यूटिव्स पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव्स नहीं पता होगा ना आपको, तो देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको काम ही वहां करना है। तो आपको वो इतने डेप्थ में पढ़ना है ना एग्जीक्यूटिव, इसलिए आप देखोगे मेंस में ज्यादातर सवाल जो है ना, वो लेजिस्लेशन या जुडिशरी से नहीं आते, एग्जीक्यूटिव से आते हैं, समझे। सो दैट इज द रीजन। तो चलो, अब पहला टॉपिक जो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक आध मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, आप लोगों को जो डाउट है वो आप पूछ लो। जो 33 टॉपिक है उनमें से पहला टॉपिक है ये, और मैं चाहूंगा आप लोग पार्टिसिपेट करो। मैं समझा दूंगा, मुझे पता है कि मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आप पहले बच्चे नहीं हो, मैं बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड इज कि नहीं भी आ रहा हो तो पूछो, क्योंकि मैं टीचर हूं, भगवान नहीं हूं, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको नहीं आ रहा है। मेरा फोकस अभी अपने पढ़ाने पे है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे नहीं है मेरा फोकस। समझ में आया? तो कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग, या किसी को पता है कि क्या होता है? आपने पहले पढ़ा है ना शायद? नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं है कभी? अरे बताओ भाई, तुमने भी नहीं पढ़ा? फालतू की बात नहीं करना, पता। यूके बूके मतलब, यूके यूके कहां से आ गया? अभी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट में 2 लाइन में डिफरेंस बताओ। यूके में चलता है, मेरे को भी पता है, लेकिन उसका क्या यूज है? वाई? व्हाट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोगों को? क्यों हम यूएस के प्रेसिडेंट का नाम जानते हैं, क्यों हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम जानते हैं? आपको पता है कि यूएस में प्रेसिडेंट सबसे बड़ा आदमी होता है, लेकिन क्यों होता है? अच्छा, बड़ा आदमी कौन होगा ये बताओ, लॉजिकली बताओ, मैं ऑनलाइन वालों से भी पूछूंगा, बड़ा आदमी कौन होगा? एक बहुत लॉजिक सा आंसर है यार, जिसके हाथ में पावर हो। जिसके हाथ में पावर हो। तो इतना तो आप समझ गए हो कि इंडिया में पीएम के हाथ में पावर होती है और वहां पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। सर ये तो बेसिक डिफरेंस है दोनों का। अब हम डिटेल में समझेंगे कि क्यों होती है उनके हाथ में पावर।
क्यों वहां का प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, क्यों यहां पे इनके हाथ में? अच्छा, पावर किसके हाथ में होती है? खुद लॉजिक से बताना। रूल बनाने वालों के हाथ में ज्यादा पावर है कि इंप्लीमेंट करने वालों के हाथ में? और बताओ। बनाने वालों के हाथ में। क्या भाई, एक तो जवाब होगा दोनों में से। इंप्लीमेंट नहीं, इंप्लीमेंट करने वालों के हाथ में ज्यादा पावर होती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों के साथ अटैच, लोगों के साथ उनका वन हैंड कॉन्टैक्ट है। पावर, आप पावर बोलते हैं ना, शक्ति तभी शक्ति होती है जब उसका प्रदर्शन किया जा सके। तो दैट इज वाई रूल मेकिंग बॉडी जो है वो कम है। समझ रहे हो? रूल मेकिंग बॉडी अगर मैं बात करूं तो 700 लोग हैं इंडिया में, लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव टीम की बात करूं तो वहां पे कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं, बहुत लोग हैं, चपरासी से लेके ग्रेड 4 से लेके सब हैं। तो कम से कम जो जिसके पास 10 लाख लोगों की टीम है वो ज्यादा पावरफुल हुआ कि जिसके पास 700 लोगों की टीम है वो ज्यादा पावरफुल हुआ? एक तरीके से देखा जाए हो तो 700 वाला भी सकता है, लेकिन राजा तो पावरफुल होता था प्रजा से। लेकिन हाँ, अभी हम यही पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टॉपिक ही ये है। लिखाने के लिए मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया है जो मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, ये जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। मैं ये चाहूंगा, पहले के 10 टॉपिक चुने ही मैंने ऐसे हैं कि आप समझो। ठीक है? तो क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म है? क्योंकि पूरे इंडिया का अगर सिस्टम अगर देखा जाए, 51 मिनट हो गए, अभी तो 27 मिनट हुए थे। अरे सर, 15 मिनट बाद शुरू करना आप। मैं बोल तो रहा हूं, मैं बोल दूंगा निखिल सर से, आप मानो तो 15 मिनट। हाँ ठीक है, आप चले जाना। सर दिक्कत, मैंने ये कुछ नहीं पढ़ा है पता, आज तो बातें ही कर रहा हूं मैं तब से। 15 मिनट पढ़ा लें बस। हम्म। चलो, वेरी गुड। चलो, तो अब सिंपल सी बात है, जल्दी से समझ लो, अब तो सच में जल्दी है भाई। तो पहले समझो, ध्यान से समझना। इंडिया के रूल मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं फिर से समझाऊंगा। इंडिया के रूल मेकिंग स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है? ये है हमारी लोकसभा और ये है राज्यसभा। इनमें कुछ लीडर्स हैं जो कि इलेक्ट होके आए हैं। इज इट क्लियर? इनमें से एक जन यानी प्राइम मिनिस्टर अपनी एक टीम बनाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाद में जाके एग्जीक्यूटिव टीम बनेगी। इज इट क्लियर? प्राइम मिनिस्टर कोई इलेक्शन के थ्रू चूज करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज होती है बताओ? इंडिया में अगर मोदी जी को होम मिनिस्टर चुनना है तो वो अपनी विल पे चुनते हैं, ठीक है? तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, दिस टीम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द विल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? अब प्राइम मिनिस्टर इस लोकसभा के लीडर ऑफ लोअर हाउस बोलते हैं इसको, लेकिन हाँ यहां से भी आ सकते हैं। पता है ना, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा और लोकसभा में से कहीं से भी आ सकते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बॉडी के लीडर है ना? उन्होंने एक टीम इलेक्ट करी और फिर भेजी कहां? प्रेसिडेंट के पास। तो ये टीम प्रेसिडेंट की ज्यादा इज्जत करेगी कि प्राइम मिनिस्टर की? बताओ। प्राइम मिनिस्टर की करेगी। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि ये जो टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की करेगी। तो अब प्राइम मिनिस्टर के हाथ में लेजिस्लेशन तो था ही, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर है। लेजिस्लेशन मतलब वो तो है ही लीडर ऑफ लोअर हाउस, लेकिन कहीं ना कहीं रियल में एग्जीक्यूटिव्स की पावर भी किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। और प्रेसिडेंट के हाथ में सिर्फ नॉमिनल पावर है, नाम की। इज इट क्लियर? नॉमिनल पावर है, नाम की। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाते हो, तो वहां दो इलेक्शन होते हैं। हमारे यहां सिर्फ एक इलेक्शन होता है नेशनल लेवल पे ना, वहां दो इलेक्शन होते हैं। आप लोकसभा, वहां की लोकसभा और राज्यसभा चूज करोगे, ठीक है? मान लो लोअर हाउस अपर हाउस, और इनका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये तो फिक्स्ड है, ये तो नियम है। लेकिन जो दूसरी बार में आप करते हो, तो आप एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हो वहां पे।
वहां पे एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं ना, वहां अलग होते हैं, और ये प्रेसिडेंट अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनता है। तो इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी इज्जत करेगा? प्रेसिडेंट की। लेकिन इस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी इज्जत करेगा? प्राइम मिनिस्टर की। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के हाथ में, इस बॉडी के हाथ में ज्यादा पावर है। वेयर एज इन दिस केस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट के हाथ में ज्यादा पावर है। ये तो रूल बनाते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जो जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहां पर इस बॉडी, ये बॉडी काफी वीक हो जाती है। आप में से कितने लोगों को प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है यूएस के? इंग्लैंड के बता दो। इंग्लैंड में तो ये वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, रानी और मोनार्की और रिपब्लिक। लेकिन प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फर्क किसको नहीं समझ में आया, ये बताओ बस। बेसिक आ गया ना, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं, वो ही कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव टीम का हिस्सा बनते हैं और उन रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। वेयर एज इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो लोग इलेक्ट हो रहे हैं वो सिर्फ रूल ही बना रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहा है वो अपनी टीम के थ्रू एग्जीक्यूटिव्स का फंक्शन करा रहा है। अब किसी को, ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो क्लियरली बता दो। यहां तक अगर सबको समझ में आया हो तो यस लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में। फटाफट यस लिख दो कमेंट सेक्शन में। तुम चारों को आ गया? ठीक है। अब क्या फायदे हैं दोनों सिस्टम के, बताओ। इस सिस्टम में क्या फायदा है? क्या फायदा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? क्या फायदा है? अरे बताओ यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं तुमसे कोई बुकिश नॉलेज में कुछ पूछ रहा हूं भाई, नॉर्मल से एक दिमाग लगाना है तुम्हें। इसमें क्या लगता है, इसमें क्या फायदा है? गलत बोलोगे ना, उससे ज्यादा क्या होगा? उससे ज्यादा क्या कर सकते हो? कुछ आता भी नहीं तुम लोग को, उससे ज्यादा गलत ही बोल सकते हो मैक्सिमम। बताओ क्या, व्हाट डू यू थिंक दैट इन दिस केस इज रिकॉर्ड? जल्दी बताओ। इसका फायदा बताओ। वेरी गुड, एक बहुत अच्छा जवाब आया संभव जैन का। प्रेसिडेंट ने, क्या ये लोग कहीं इलेक्ट हुए थे? नहीं, इलेक्शन वाले लोग अलग हैं। तो ये लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस का एक्सपर्ट इस टीम का हिस्सा होगा। लेकिन यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा कौन हो सकता है? जो इलेक्ट हुए, इन्हीं में से कोई एक्सपर्ट मुझे चुनना है। लेकिन और 700 लोगों में क्या एक्सपर्ट होगा यार? ये तो अपने अपने नेता हैं, अपने अपने एरिया के। दे कैन नॉट बी द एक्सपर्ट्स। बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें इंप्लीमेंटेशन बॉडी में कुछ एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन यहां का एक फायदा पता है आपको क्या है? यहां का क्या है फायदा, बताओ। यहां का एक फायदा बताओ, कि जो रूल मेकिंग बॉडी है ना, वही इंप्लीमेंटेशन बॉडी है। तो यहां पे ज्यादा झिकझिक नहीं होती है। रूल भी इन्होंने ही बनाए हैं और इंप्लीमेंट भी यही कर रहे हैं। तो जब देश बड़ा हो जाता है ना, तो हम ज्यादा चीजों पे, मतलब बोलते हैं ना कि ज्यादा चीजों पे क्लैशेस सह नहीं सकते। क्योंकि अगर हमने इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन इन ये डरेंगे क्या इस टीम से? सीओएम या प्रेसिडेंट को कोई मतलब भी है इस टीम से? तो अगर इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई रूल खराब आया, वो यहां इनको पेल देते हैं। ठीक है। तो अब कोई भी रूल अगर ये बॉडी बना रही है, भले ही हो सकता है ये भी तो अच्छी बॉडी हो सकती है, तो इसने बहुत बढ़िया रूल बनाया, इनको नहीं करना था इंप्लीमेंट, तो इन्होंने क्या किया, उस पर अड़ंगे लगाना शुरू कर दिया। तो दैट इज वाई यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, स्टेबिलिटी है। समझ में आया? तो अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि क्यों हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या, यहां तक क्लियर हुआ आप सबको? इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत स्मूथ मेकिंग ऑफ रूल्स है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं क्लैशेस आएंगे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्सपर्ट्स वाला फायदा हो जाता है। ठीक है। सो अब हम इनको कंपेयर करके देखेंगे। तो अब ये दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं। क्या इस डायग्राम का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस डायग्राम का मतलब समझ में आया? वोटर्स थे, वोटर्स ने एक लेजिस्लेटिव ब्रांच चुनी,
एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब ये प्रेसिडेंट को चुना गया है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में 2 इलेक्शंस होते हैं। यहां पे इन्होंने प्रेसिडेंट को चुना है और प्रेसिडेंट ने अपनी एग्जीक्यूटिव ब्रांच चुनी है, वेयर एज लेजिस्लेटिव ब्रांच अलग है और इनका एक पीएम अलग हो जाएगा, ठीक है। वेयर एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वोटर्स ने एक टीम चुनी लेजिस्लेटिव ब्रांच, उसी लेजिस्लेटिव ब्रांच में से एक चीफ एग्जीक्यूटिव निकल के आता है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूटिव अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है और आगे ले जाके इंप्लीमेंट करता है। तो ये डायग्राम क्लियर हो गया, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियर टू यू। अब एक एक चीज जो हमने एक्चुअल मेंस में ये आता है कि मतलब बोलते हैं ना कंपेयर बोथ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बेटर देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये इस तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन उसके लिए बेसिक समझ हमने डेवलप करी, टाइम की कमी के कारण हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात आती है तो पार्लियामेंट में द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, क्योंकि यहीं से निकल के तो वो गए हैं। अगर वो यहीं से निकल के गए हैं और अगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो लेजिस्लेशन में तो बात होगी, लेकिन यहां पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन का कोई मतलब नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर आर नॉट एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? तुम लोग कोई डाउट नहीं आ रहे तुम लोग को? अरे तो कुछ तो आना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में अगर मैं पार्लियामेंट्री की बात करूं तो प्रेसिडेंशियल इज अ सिंगुलर फॉर्म, यहां पे डुअल फॉर्म होता है, ठीक है। ये अभी पॉइंट छोड़ दो, ये हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, अब देखो क्या होता है, ये समझना ध्यान से। अगर एग्जीक्यूटिव्स ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर एग्जीक्यूटिव्स ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्टेड लोग ही तो हैं। सो दैट इज वाई अगर ये बॉडी काम नहीं कर पा रही है ढंग से तो क्या होगा इस केस में? इस केस में बेसिकली इस बॉडी की जो इनकॉम्पिटेंसी है उसकी वजह से पूरी सरकार गिर सकती है। लेकिन क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये होगा? नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट और उसकी टीम की इनकेपेबिलिटी की वजह से काम नहीं हो रहा, उससे उनकी सरकार पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां पर डिसॉल्व हो सकते हैं हाउसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, यू कैन से लैक ऑफ, क्या बोलते, लैक ऑफ नहीं बोलोगे आप, बोलते हैं ना कि इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। सो दैट इज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर ही तो एग्जीक्यूटिव्स को लीड कर रहे हैं ना पार्लियामेंट्री में, लेकिन वहां पे पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि यार ढंग से काम नहीं हो पा रहा है तो प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। बट यहां पर प्रेसिडेंट सीओएम का लीडर है ना, वहां पे एग्जीक्यूटिव्स कुछ नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव बॉडी में। ये तो आप लोग समझ गए हो ना इतना। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस, लेकिन इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस, ठीक है। इसके बाद मिनिस्टर्स की अगर बात की जाए तो वही है, ये वाला पॉइंट है आपका कि एक्सपर्ट्स होते हैं। तो मिनिस्टर्स आर पिक्ड ओनली फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड एमपीज, अनलाइक द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हिच इज अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। यहां पर आउटसाइड द लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एंड दे आर यूजुअली द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। सो दैट इज वाई एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर हो जाता है। पावर सेपरेशन की बात करें तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर और देखो हम बोलते हैं ना लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाए क्यों गए थे? ताकि ये लोग अपना अपना काम कर सके और इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो और हम किसी एक जन को पावर ना दें। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दिक्कत ही ये है कि हमने एक ही जन को लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव दोनों की पावर देके रखी है असली सेंस में। ऑन पेपर्स तो नहीं, ऑन पेपर्स तो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है और जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, लेकिन और जुडिशरी तो जुडिशरी के हाथ में। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखोगे तो लेजिस्लेटरी और एग्जीक्यूटिव पावर दोनों प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्लियरली कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी जगह को चलाने का। क्योंकि अगर आपने एक जगह पे पैसे और पावर दे दिया, अल्टीमेटली वो चीजें स्पॉइल होने लगती हैं, क्योंकि उसका मिसयूज होने लगता है, मोनोपोली आ जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का महत्व अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी तो हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, वार्म अप है। आपको थोड़े समय में समझ में आएगा सेपरेशन ऑफ पावर कितनी जरूरी चीज है, ठीक है। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होती है। एंड लास्ट, टेन्योर यहां पे फिक्स्ड नहीं होता, कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन यहां पर फिक्स्ड होता है, ठीक है।
अगर मैं पार्टी डिसिप्लिन की बात करूं तो यहां पे पार्टी डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर। क्यों? क्योंकि वही लोग लेजिस्लेचर है, वही लोग एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और यहां पर पार्टी डिसिप्लिन कुछ होता ही नहीं है, ये भी पॉइंट छोड़ दे, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एग्जाम्पल्स लिख देना एक दो। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? और एक लास्ट क्वेश्चन आज का कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बताओ। बताओ व्हाई इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहली बात, हम चीजों से सीखते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के हाथ में पावर थी कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से कुछ भी चुन ले। लेकिन जो इंग्लिश सिस्टम था वो पार्लियामेंट्री पे चलता था। उन्होंने हम पे राज किया, हमारे लीडर्स ने उनको बहुत क्लोजली देखा, समझा। तो एक तरीके से समझ में आया कि भाई कोई नई चीज पे क्यों जाना, ये भी तो सही है, बस हमें पावर अपने हाथ में चाहिए, बाकी चल तो सब सही रहा है। और हम देखते थे यार वो कितने बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, क्या बढ़िया लाइफस्टाइल है यूके का, मतलब लंदन का या फिर इंग्लिश पीपल का। तो वी एडमायर्ड कि हाँ यार हमें भी ये सिस्टम चाहिए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, English system had a huge impact on constitution writers. ठीक है। Second, presidential system has strong separation of power, which would lead to confrontation between the legislative and the executive department, and which our newly independent nation could not afford. जब बना था ना भारत, तब इतनी मचमच और खिचखिच की संभावना थी ही नहीं। अगर आप उस समय ये बॉडी ले आओ और एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो मुंह फैला के बैठे हुए हैं, लेजिस्लेचर गलत रूल्स बना रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है किसी की, अगर ये उस समय हमने प्रेसिडेंशियल अपना लिया होता तो एक तो वैसे ही बोलते हैं ना लड़खड़ाया हुआ नेशन था वो, और मतलब बोलते हैं ना बिल्कुल गिर जाता। सो दैट वाज द सेकंड रीजन कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया। और इसी के साथ हमने रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस का भी एक एक वो रखा था, एक ऑब्जेक्टिव रखा था अपने अपने उसमें, अपने बोलते हैं ना एटीट्यूड में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे यहाँ, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो बोलते हैं ना कि अगर आपको घर पे दो बच्चों को छोड़ना है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि तुम इसका ध्यान रखना और ये कुछ करे तो मुझे बताना, और आप छोटे वाले से बोलोगे कि भैया कुछ करे तो मुझे बताना। यही उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ने किया कि आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई, लेजिस्लेचर बॉडी बनाई, दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं, और अगर कोई कुछ गड़बड़ करता है तो सीधे दोनों जुडिशरी के पास पहुंच जाते हैं, तो वो आपस में ही मैनेज कर लेते हैं। दैट आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, और बस यही है। तो आई थिंक दैट आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। और कोई और डाउट हो तो बता दो यार। मुझे ऐसा लगता है ना टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है। पावर मोनोपोली कैन टर्न टू डिक्टेटरशिप। देखो डिक्टेटरशिप तो आप नहीं कह सकते, मतलब डिक्टेटरशिप से एक छोटा लेवल ही है पावर मोनोपोली। चलो, कोई और डाउट है तुम लोगों को? तो 5 मिनट का ब्रेक चाहिए दूसरी क्लास के पहले, ऐसे ही पढ़ लोगे यार? बहुत ही वो हो तुम लोग तो यार, मतलब। हाँ यार, अमन सर को तो 6 बजे जाना है ना? कितना सोचते हो यार तुम लोग। चलो, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग इन अ मिनट।